विभाग विनोद में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं इस विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज सीधे चर्चा करते हैं 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव पर, जिनकी तिथि की घोषणा अब से कुछ पल बाद ही होने जा रही है। चुनाव आयोग घोषणा करेगा। संभावना है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में चुनाव होंगे। वैसे अब कुछ क्या किया जाए तो कुछ देर में पता ही चल जाएगा। लेकिन इन चुनाव में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वह यह है, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण इन 3 राज्यों का है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ध्यान रखें। कहा तो यह जा रहा है, जो राजनीतिक पर्यवेक्षक है उनका यह कहना है, इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेंगे और यह एक तरह से इसे प्री टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। जनता अर्थात मतदाता का मूड का पता चलेगा। आम लोग इन राज्यों के माध्यम से अपनी उस इच्छा को व्यक्त करेंगे जो वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा पूरी की जाए। ध्यान रखें कि 2024 का चुनाव अब कुछ माह बचे हैं और यह चुनाव हर दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सभी जानते हैं, राजनीतिक समीक्षा भी बोल चुके हैं, अन्य दलों के नेता भी इस पर सहमत हैं कि अगर 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो फिर आने वाले दिनों में भी तत्काल कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वो फिर पुनः चौथी 5वीं बार भी रिपीट कर सकते हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। इसलिए जो विपक्षी महागठबंधन तैयार हुआ है इंडिया, उसने पूरी कोशिश लगा रखी है कि एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला 2024 में करें। और इसके लिए अब जो प्री टेस्ट के नाम पर अभी जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम के चुनाव है, विशेषकर ये जो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज चौहान वहां मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजस्थान में कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है। वैसे आपको ध्यान दिला दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी कमलनाथ के नेतृत्व में, लेकिन ऑपरेशन लोटस ने रंग दिखलाया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ले गई। वहां से कांग्रेस सरकार का पतन हुआ और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी। अर्थात आम जनता ने वहां पसंद किया था कांग्रेस को ही। इस बात को ध्यान में रखें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का विशेष ध्यान मध्य प्रदेश को लेकर है। वे मध्य प्रदेश को अपने हाथों से निकलने देना नहीं चाहते। कोई आश्चर्य नहीं, वहां पर जब एक घोषणा पिछले दिनों हुई, लोग आश्चर्यचकित हो गए। केंद्रीय मंत्रियों सहित सांसदों को भी वहां विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की। इस पर अनेक तरह के कयास लगाए जाने लगे। पहला यह कि क्या अब शिवराज सिंह चौहान अर्थात मामा के रूप में स्वयं को लोकप्रिय कराने वाले मुख्यमंत्री के दिन लद गए हैं। जिन नेताओं को वहां चुनावी में अखाड़े में उतारा जा रहा है, वरिष्ठ नेताओं को, वे सभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार है और यह तो तय है कि उनमें से कोई भी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में काम करना नहीं चाहेगा। अगर वहां पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो यह संकेत केंद्रीय नेतृत्व में दे दिया है कि वहां पर नेतृत्व परिवर्तन होगा। ऐसे में दिलचस्प यह है देखना कि वहां का आम जनता अर्थात मतदाता की इच्छा क्या है। अगर पिछले चुनाव के परिणाम की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि वहां पर सरकार कांग्रेस की बनी थी, आम मतदाता की पसंद कांग्रेस ही थी।
यह तो ऑपरेशन लोटस था, वो तोड़ फोड़ की राजनीति थी कि सिंधिया को अपने बाल में जाकर वहां सरकार का पतन करवा दिया। अब क्या स्थिति रहती है, यह निर्भर करेगा चुनाव परिणाम पर। क्या पुनः कांग्रेस वहां अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएगी? कांग्रेस के नेता कमलनाथ, जो बहुत अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं, अच्छे संगठनकर्ता माने जाते हैं, उनकी एक विशिष्ट पहचान भी है राजनेता के रूप में। वो आम जनता के बीच वे स्वीकार्य हैं, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। और पिछले दिनों सत्ता से हटने के बाद भी जिस प्रकार वो मध्य प्रदेश में वे सक्रिय रहे और कांग्रेस के पक्ष में तालुका लेवल पर जिस प्रकार संगठन को उन्होंने मजबूती प्रदान करने की कोशिश की, संभावना यह है कि उसके अच्छे परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ सकते हैं। और एक चीज और कांग्रेस के पक्ष में यह जाता है कि वहां स्थानीय स्तर पर कोई वैसा विवाद नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में देखा जा रहा है, नेतृत्व को लेकर या संगठन को लेकर। यह ठीक है कि जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो हर दल में कुछ ऐसे वर्ग तैयार होते हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया जाता है या जिनकी उपेक्षा की जाती है। वे नाखुश होकर वो अपनी गतिविधियों को इस रूप में अंजाम देते हैं जो कि उनके मूल दल के हित के खिलाफ होता है। लेकिन यह राजनीति में चलता रहता है, हर दल में होता है, यह कोई नई बात नहीं है। इसे लेकर विशेष परेशानी किसी भी दल के नेतृत्व को नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी बेचैनी इस बात को लेकर अवश्य है कि शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, सरकार चलाया, अच्छी तरह चलाया, अनेक कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने चलाई, आम लोगों को जोड़ने की कोशिश की, युवा से लेकर महिला वर्ग को भी उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, किसानों को जोड़ने की कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ घोटाले ऐसे हुए जिसे लेकर उनके चेहरे पर दाग लगा, इसमें कोई शक नहीं है। और शायद यही कारण है, इससे परिचित केंद्रीय नेतृत्व ने वहां जिन लोगों को चुनावी अखाड़े में उतारा है, एक संकेत दे दिया है जनता को कि अगर हमारी सरकार पुनः बनती है तो हम नेतृत्व परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब मामा अब बाहर जा सकते हैं, उनकी जगह कोई और आएगा। यह केंद्रीय नेतृत्व ने वहां के मतदाता को संकेत दे दिया है। इसलिए मध्य प्रदेश को लेकर बहुत ज्यादा कयास लगाना वहां परिणाम को लेकर मैं समझता हूं फिजूल होगा, क्योंकि सारी बातें सामने हैं। अब थोड़ी प्रतीक्षा कर लेंगे कि वहां पर अंतिम परिणाम क्या आता है। अब रही बात राजस्थान की, राजस्थान में भी वहां अशोक गहलोत की सरकार है कांग्रेस की, लेकिन सभी जानते हैं वहां जिस प्रकार सचिन पायलट ने पार्टी के अंदर गहलोत को बार बार चुनौती दी, उसे लेकर पार्टी के अंदर असहजता व्याप्त है। मतदाता के बीच में भी भ्रम है कि आखिर ये एकजुट रह पाएंगे कि नहीं। हालांकि ठीक है, सार्वजनिक रूप से अनेक बार केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप के बाद सचिन पायलट ने साथ रहने की घोषणा की है कि हम सब साथ हैं, एक पार्टी के, एक दल के हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा क्या है, कोई छुपा हुआ नहीं है। इस आलोक में भीतर घात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अशोक गहलोत भी इससे अच्छी तरह परिचित हैं, वे स्वयं भी एक अच्छे संगठन करता है और उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे में अगर सचिन पायलट खुदा न खास्ते अगर मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया के राह पर चलते हैं तब तो बात दूसरी है, अन्यथा वहां पर अशोक गहलोत जो उन्हें चुनौती मिल रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसका सामना करने में सक्षम है। वैसे मैं यहां बता दूं कि स्वयं राहुल गांधी ने भी जो 3 राज्यों में चुनाव को देखते हुए जो कहा है, उसमें एक टिप्पणी उनकी आई थी कि राजस्थान को उन्होंने कठिन बताया है। इस बात को ध्यान रखें। इसके पार्श्व यही है कि वहां जो भीतर घात की राजनीति चल रही है, सचिन पायलट
कि दल गुट की ओर से संभवतः उसे देखते हुए राहुल गांधी ने ऐसी टिप्पणी की होगी, क्योंकि इसे लेकर मतदाता में भ्रम तो अवश्य है। हालांकि सरकार अच्छी तरह चल रही, इसमें कोई शक नहीं है। राजस्थान में अशोक गहलोत ने बहुत ही अच्छी तरह राज्य सरकार का संचालन किया है। वहां भी अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका सीधा लाभ वहां की जनता को मिल रहा है। वैसे में बकौल राहुल गांधी, अगर राजस्थान कुछ कठिन है कांग्रेस के लिए, तो कोई वैसी कठिनाई नहीं है जिसका सामना करने में वहां स्थानीय स्तर पर कांग्रेसी नेता मजबूर हो। वे लाचार नहीं है, वे सामना कर सकते हैं। और संभावना इसी बात की है कि सारी दुविधाओं के बावजूद, सारे भ्रम के बावजूद, भीतरघातों के बावजूद अशोक गहलोत भारतीय जनता पार्टी की चुनौती का सामना करने में सक्षम है। वैसे चूंकि स्वयं कांग्रेस नेतृत्व जब वहां किंतु परंतु में खेल रहा है, तो कुछ भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन यह कहा जा सकता है कि पलड़ा अभी भी कांग्रेस का ही भारी है। अब रही बात छत्तीसगढ़ की, मैं इन 3 राज्यों की बात कर रहा हूं, चूंकि ये 3 राज्य महत्वपूर्ण है। तेलंगाना, मिजोरम है, लेकिन ये 3 राज्य। छत्तीसगढ़ में भी जिस प्रकार भूपेश बघेल ने राज्य सरकार का संचालन किया, उसका नेतृत्व किया है, उससे कमोबेश यहाँ की जनता संतुष्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि उन्हें भी चुनौती मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक करवा खड़ी है चुनाव में उन्हें धराशायी करने के लिए, लेकिन भूपेश बघेल भी एक मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं। उन्हें सारी परिस्थितियों का भरपूर आकलन करने के बाद जिस प्रकार योजनाओं के क्रियान्वयन पर अपनी दृष्टि स्वयं रखी है, उन योजनाओं का सीधा लाभ वहां की आम जनता को मिले, हर वर्ग को मिले, इसका उन्होंने पूरा ख्याल रखा है। और यही कारण है आज जितने सर्वेक्षण आ रहे हैं, आप देख लेंगे वहां के आम जनता का समर्थन अभी भूपेश बघेल सरकार को है। यह बात तय है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जैसे कहा कि ये 2024 के चुनाव के पूर्व का ये प्री टेस्ट है, विशेषकर ये 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसके परिणाम अवश्य 2024 के चुनावों को प्रभावित करेंगे। तो सभी दल, केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल है, उन्होंने ताल ठोक करके इनमें विजय पताका फहराने का संकल्प लिया हुआ है। अब दिलचस्प होगा चुनाव परिणाम देखने का। लेकिन जब हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो ये यहां बता दो, यहाँ के जो आदिवासी जनता, जो मतदाता है, उनका झुकाव अभी भी कांग्रेस की ओर है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे में अगर हम यह कह लें कि इन 3 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, तो मेरे ख्याल में अन्य राजनीतिक जो समीक्षक हैं इस पर सहमत होंगे। राजदलों के नेता जो दावे कर रहे हैं वो उन्हें अपनी जगह छोड़ दें, लेकिन यथार्थ के धरातल पर जब हम आगे बढ़ करके देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं, पक्ष और विपक्ष के दावों को अलग कर एक तटस्थ पर्यवेक्षक के रूप में जब हम वहां की वास्तविकता पर नजर डालते हैं, तो यही सामने आता है कि ये 3 राज्य संभवतः कांग्रेस के पाले में जाए। लड़ाई होगी, कांटे की टक्कर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अंततः जो बातें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इस चुनाव के लिए, वह यह कि आम मतदाता भी 2024 के पूर्व सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश देना चाहता है कि वे अजय नहीं हैं। जिस प्रकार के आरोप केंद्रीय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहे हैं कि वे सत्ता के मद में बदांध तानाशाही प्रवृत्ति को अंगीकार कर रहे हैं, यह संदेश आम लोगों के बीच में गया है। और इसका जवाब देने के लिए यह माकूल अवसर है मतदाता का कि इन राज्यों के विधानसभा चुनाव
के माध्यम से उन्हें संदेश दे दे कि नहीं, तुम अजय नहीं हो। जो वादे किए गए थे लोकसभा चुनाव में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, अगर उन वादों की पूर्ति नहीं होती है तो फिर हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यह मतदाता स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को संदेश देना चाहता है। यहां पर यह बात अवश्य आती है, जब वादों की बात आती है। आजकल बाजार पर बहुत सारी बातें होती हैं, दुखद रूप से, बल्कि मैं जोश कहूंगा, यह दुखद लगता है, पीड़ा होती है जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया जाता है वादा खिलाफी के लिए। आज सोशल मीडिया है, उनकी पुरानी बातों को 2014 चुनाव के बाद से लेकर के 2019 को चुनाव तक उन्होंने जो जो वादे किए, सार्वजनिक रूप से वादे किए, आज उनके क्लिपिंग्स चलते हैं, उनके वीडियो चलते हैं और पूछा जाता है कि इन वादों का क्या हुआ। जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, जिसे बार बार लोग विपक्ष दोहराता रहता है, वह है जब उन्होंने कहा था कि विदेशों से हम काला धन को वापस लाएंगे और प्रत्येक नागरिक के खातों में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। लोग मजाक उड़ाते हैं। क्या हुआ? आज 9 साल खत्म होने जा रहे हैं, 10वां साल शुरू होगा। 15 लाख छोड़िए, 15 पैसे भी तो नहीं आए, फूटी कौड़ी भी नहीं आई। प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, क्या हुआ? जो पहले से कुछ रिक्तियां थे, कुछ लाख हुई हुआ। आज 10 साल में 20 करोड़ हो जाने चाहिए थे, 9 साल में 18 करोड़ तो होना ही चाहिए था, नहीं हुआ। इन वादों की ओर जनता ध्यान दिलाती है और उन्हें बार बार कटघरे में खड़ा करती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पर कटघरे में खड़े प्रधानमंत्री मोदी होते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती है। यह एक नया घटना विकास क्रम है भारतीय राजनीति के लिए और भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के लिए। चूंकि इसका कारण यह है, चूंकि हर बात का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं अपने लिए लिया, तो अब ऐसी जो बातें हैं जो विपरीत जाती है, उसके लिए दोषी उन्हें ठहराया जाता है, कटघरे में खड़ा किया जाता है। और शायद यही कारण है कि आने वाला चुनाव भी मोदी बनाम शेष होगा, भारतीय जनता पार्टी बनाम अन्य नहीं। ये मोदी बनाम शेष की लड़ाई होगी, क्योंकि जो कसौटी पर प्रधानमंत्री मोदी की वो लोकप्रियता होगी जिसके आश्रय भारतीय जनता पार्टी चुनावी दंगल में उतरेगी। इस बात को ध्यान रखें। मोदी भी इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित है और यही कारण है कि हाल के दिनों में आप उनकी सक्रियता को देख लीजिए। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जहां वो जा रहे हैं, जिस प्रकार से वो भाषण दे रहे हैं, जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं वे भी अंदर से बेचैन है। ऐसे में उस चुनौती को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और इससे भली बातें परिचित विपक्षी गठबंधन इंडिया भी उन्हें चुनौती देने के लिए अपने जो मतभेद हैं, वो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वो निजी मतभेद हो सकते हैं, दलीय मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा के मतभेद हो सकते हैं, उनको वो एक किनारे रखकर विपक्षी महागठबंधन इंडिया हर जगह एक एक उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। और अगर ऐसा हुआ तब चुनाव परिणाम क्या होंगे, इसकी भविष्यवाणी कोई भी राजनीतिक प्रवचक नहीं कर सकता है। अब ये देखना होगा कि इन 3 राज्यों के, बल्कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम क्या आते हैं और इसका असर राज दलों के मनोबल पर पड़ेगा। ध्यान रखें, अगर जैसा मैंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी 3 महत्वपूर्ण राज्यों में पराजित होती है तो निसंदेह विपक्षी महागठबंधन को एक नैतिक बल प्राप्त होगा, अतिरिक्त नैतिक बल प्राप्त होगा, जिसके सहारे वे 2024 में प्रहार करने के लिए तैयार रहेंगे भारतीय जनता पार्टी पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनके सलाहकार, उनके विश्वस्त उस स्थिति में विपक्ष के प्रहार को किस प्रकार झेलते हैं, या
उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए पुनः जीत की ओर कैसे अग्रसर होते हैं। धन्यवाद।